बारिश में काली और गोरी बहू की बेटी। रात का समय होता है। बादलों से बहुत तेज बिजली के कड़कने की आवाज आती है, जिसकी वजह से अचानक से आराध्या की नींद खुल जाती है और उसे प्यास लगने लगती है। गला सूख रहा है, पानी भी खत्म हो गया है, रसोई से जाकर पानी लेकर आती हूँ। आराध्या नींद से उठने के बाद रसोई में जाती है, जहां वह पानी का गिलास लेकर उसमें पानी भरती है और पानी पीने लगती है। तभी अचानक से बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और इसी के दौरान बेचारी आराध्या को पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसका 9वां महीना चल रहा था। अरे ये क्या, मुझे तो लेबर पेन शुरू हो गया है। हे भगवान, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी अचानक से बिजली चली जाती है और आराध्या दर्द में चिल्लाते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। अंधेरे की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। गिरने की आवाज से सब लोग नींद से जाग जाते हैं। आराध्या, आराध्या तुम कैसे गिर गई? मुझे बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। जेठ जी, जेठानी जी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो बच्चा होने में दिक्कत हो सकती है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। बाहर बहुत जोरों से बारिश होती है। बेचारा सूरज रात को ऑटो लेने के लिए बारिश में निकल पड़ता है, लेकिन उसे कोई ऑटो नहीं मिलता। भगवान, कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा, ऊपर से ये बारिश भी नहीं रुक रही, अब मैं क्या करूँ? सूरज को वहाँ पर एक रेडी नजर आती है, जिसे देखते ही वो उसे अपने घर के बाहर ले आता है और अपनी पत्नी आराध्या को लेने के लिए घर के अंदर जाता है। घर में पहुँचते ही जहाँ तो उसकी पत्नी को लेबर पेन हो रहा था, वहीं शिल्पा को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। भैया, भैया आप आ गए, शुक्र है। अरे मेरी पत्नी को भी लेबर पेन हो रहा है, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। दोनों भाई अपनी पत्नियों को उठाकर रेडी पर लिटा देते हैं, जिसके बाद वो दोनों उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। बारिश की वजह से दोनों के कपड़े पूरी तरह भीग जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले नर्स उन्हें कपड़े चेंज करवाती है और उनकी ये हालत देखते ही डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद डॉक्टर सूरज और दीपक के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम दोनों की पत्नी बिल्कुल ठीक है और बच्चे भी सही सलामत है। तुम दोनों ही बाप बन गए हो और तुम्हें बेटियां पैदा हुई हैं। ये सुनकर सूरज और दीपक बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर उनकी माँ बारिश में भीगती हुई गीले कपड़ों में आ जाती है और अपने बेटों से कहती है, क्या हुआ बच्चों, मेरी दोनों बहुएं ठीक तो है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? अरे नहीं माँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम दोनों की पत्नियों को बेटियां हुई हैं। चलिए माँ, चलकर उन्हें देखते हैं। दीपक और सूरज दोनों ही रेशमा के साथ अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को देखने के लिए जाते हैं। जहाँ पर रेशमा की काली बहू को गोरी बेटी होती है, तो वहीं उसकी गोरी बहू को काली बेटी होती है। अजी आप आ गए, देखिए आपकी बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल आपके ऊपर गई है। ले जाओ यहाँ से अपनी बेटी को, ये मेरी बेटी नहीं है, इतनी काली बेटी मेरी नहीं हो सकती। ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा आराध्या? ये बेटी तुम्हारी ही तो है, इसे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लगता है यहाँ के डॉक्टर ने कुछ चाल चली है। मुझे मेरी गोरी बेटी होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं गोरी हूँ। इस कल्लू ने मुझसे मेरी गोरी बेटी छीन ली, इसने पालने से मेरी बेटी उठा ली होगी। आराध्या की बात सुनकर वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं, ये सब आपके दिमाग का फितूर है और बच्चे तो नर और मादा की जीन्स से होते हैं। अगर आप गोरी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बच्ची गोरी ही होगी। आपके पति काले हैं, क्या पता इसीलिए आपकी बेटी काली हुई है, लेकिन काला और गोरा कुछ नहीं होता, सब एक बराबर है। डॉक्टर के समझाने पर भी आराध्या को कुछ नहीं समझ आता और वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में ही छोड़कर वापस घर आ जाती है। लेकिन शिल्पा अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है। उस दिन के बाद से एक तो पहले ही आराध्या को शिल्पा जरा भी पसंद नहीं थी, तो वहीं जैसे ही शिल्पा को गोरी बेटी होती है तो आराध्या को उससे और भी ज्यादा जलन होने लगती है, जिसके कारण वो अपनी बेटी की परवाह करना छोड़ देती। एक दिन आराध्या टीवी देख रही होती है और उसकी बेटी पालने में रो रही होती है। आराध्या, आराध्या, अरे तुम होश में तो हो? तुम्हारी बेटी यहाँ पालने में रो रही है, तुम्हें इसकी जरा भी फिक्र नहीं होती? और इसको दूध तो पिला दो। मैं इसे अपना दूध नहीं पिलाने वाली, ये मेरी बेटी नहीं, इतनी काली बेटी मेरी नहीं हो सकती। इसे तो मैं अपने पास भी ना भटकने दूं। मेरा रंग देखो और इसका रंग देखो। अरे कैसी औरत हो तुम, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं इस बच्ची के लिए? हाँ, हे भगवान, इससे अच्छा तो ये होता कि भगवान तुम्हें माँ ही न बनाता। ऐसा कहकर सूरज अपनी बेटी को उठाकर शिल्पा के पास ले जाता है और उससे कहता है, लगता है आराध्या का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। देखो शिल्पा, ये बच्ची अगर दूध नहीं पिएगी तो मर जाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसको भी अपनी बेटी की तरह दूध पिला दो। शिल्पा बहुत ही प्यार से सूरज से उसकी बेटी अपनी गोद में ले लेती है और उसे अपना दूध पिलाती है। इसी प्रकार शिल्पा दोनों बच्चियों में जरा भी भेदभाव नहीं करती। देखते ही देखते अब उन दोनों की बेटियां बड़ी हो जाती हैं और स्कूल जाने लगती हैं। शिल्पा अपनी बेटी को अपने हाथों से तैयार कर रही होती है, तो वहीं ये सब देखकर त्रिशा को भी अपनी माँ के हाथों से तैयार होने का मन होता है। माँ मुझे भी तैयार कर दो माँ, मुझे स्कूल जाना है। जी 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 जी, अपना काला मुंह लेकर यहाँ आ गई।
चली जा अपनी काली शक्ल लेकर यहाँ से। एक चाटा मारकर आराध्या उसे वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी चाची के पास आती है। चाची चाची मुझे स्कूल जाना है, मौसम खराब होने वाला और मेरे बाल भी अभी तक नहीं बने, मेरे बाल बना दो चाची। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हारे बाल बना देती हूँ। शिल्पा त्रिशा के बाल बना देती है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद शिल्पा अपनी बेटी निधि के लिए छाता खोलकर उसे दे देती है और बड़े छाते में वो त्रिशा को अपने साथ स्कूल छोड़ने के लिए ले जाती है। जो प्यार उसे अपनी माँ से मिलना चाहिए था वो उसे शिल्पा से मिलता है, जिसके चलते बिना माँ के त्रिशा को कुछ साल और बीत जाते हैं और अब त्रिशा और निधि 18 साल की हो जाती है। एक दिन घर पर त्रिशा और आराध्या के अलावा कोई नहीं होता और बाहर बारिश हो रही होती है। काफी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए सब। ऊपर से माँ रोजाना समय पर खाना खा लेती हैं, लेकिन आज तो उन्होंने खाना ही नहीं खाया। कहाँ है माँ, जरा देखूं तो क्या कर रही हैं। त्रिशा अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहाँ पर आराध्या बुखार में पड़ी होती है। अरे ये क्या, माँ की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, अब मैं क्या करूं। त्रिशा पूरी रात भर अपनी माँ की देखरेख करती है। ठंडे पानी की पट्टी बनाकर वो अपनी माँ के माथे पर रखती है और उनका बुखार उतारने की कोशिश करती है। सुबह तक आराध्या की तबीयत ठीक हो जाती है, तो वहीं त्रिशा पूरी रात भर उसकी देखरेख करते करते उसी के बिस्तर पर उसके बराबर में सो जाती है, जिसे अगले दिन सुबह देखकर आराध्या गुस्से से कहती है, अरे ओ कलमुही काली कलूटी कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत की तुम मेरे बिस्तर पर ही मेरे बराबर में लेट गई। आराध्या गुस्से में त्रिशा का हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है। बेचारी त्रिशा रोने लगती है। तभी वहां पर सूरज आता है और आराध्या के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। अरे तुम माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें पता है ये बेचारी पूरी रात तुम्हारी देखरेख करती रही। सूरज आराध्या को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर आराध्या को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोते हुए त्रिशा को गले से लगा लेती है। माफ कर दो मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए और इन सब के बाद भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो बेटी। माँ, आपने मुझे बेटी कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद से आराध्या त्रिशा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लेती है और कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा लड़का देखकर आराध्या और शिल्पा अपनी दोनों बेटियों की शादी एक अच्छे घराने में करा देती हैं, जिसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। संध्या बहू, दोपहर होने वाली है, आज तो कमल कुछ खाकर भी नहीं गया, ना ही चाय पानी पी कर गया है। जा जाकर उसे खेत पर खाना दिया। जी माँ जी, बस वहीं जा रही हूँ। नीलम, मैं तुम्हारे भैया को खाना देने के लिए खेत पर जा रही हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ संध्या भाभी, भैया को खाना देने। नीलम और संध्या खाना लेकर खेत पर चली जाती हैं, जहाँ कमल पसीने से भीगा हुआ भूखे प्यासे खेत में उगे हुए सब्जियों की फसल तोड़ रहा था। तभी लाला लालचंद कहता है, अरे जल्दी जल्दी हाथ चला और सारी की सारी सब्जियां इस बोरी में भर दे। ये ले, 3 बोरी सब्जी के तेरे बनते हैं 300 रुपए। तू भी क्या याद रखेगा कमले। बहुत बहुत शुक्रिया माई बाप। कमल स्वभाव से बहुत ही सीधा था, इसलिए लाला उसे कम पैसे देकर उसकी सारी ताजी सब्जी की फसल हड़प लेता था। इसलिए उस दिन पहली बार संध्या ने आवाज उठाई, लालचंद जी, हम आपको अपने खेत की सब्जी नहीं देंगे। अरे ओ कमले की लुगाई, सौदा तो हो चुका है, तुम गरीब को तो मेरा एहसान मानना चाहिए। जो तुम्हारे खेत की सब्जी मैं खरीद लेता हूँ, वरना यह सब्जी यहीं सड़ जाएगी। लालचंद जी, अपनी पत्नी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आप सब्जी ले जाइए। लालचंद बड़ी ही सफाई से कमल को अपने झूठे एहसान गिनाकर सारी सब्जी ले जाता है। अजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है ना, आप अपनी सब्जी उस लालची लाला को ना मत बेचा कीजिए। संध्या में अपनी सब्जी लाला के हाथों नहीं बेचूंगा तो हम गरीबों के घर का दाना पानी कैसे चलेगा। मगर भैया, सारा दिन आप कड़ी धूप में खेती बाड़ी करके सब्जियां बोते और उगाते हो, और ये लालचंद आपको 2 पैसे थमाकर सारी सब्जी सस्ते में खरीदकर आपको ठगता है। आपको पता भी है बाजार और मंडी में सब्जी कितनी महंगी है। मगर छुटकी, मैं करूं भी तो क्या, मुझे खेती बाड़ी के सिवा कुछ नहीं आता। देखो जी, अगर सारी जिंदगी हम अपनी सब्जी इस लाला को दे देंगे तो हम गरीबी से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए आप सब्जी को बो और उगाओ, उसे बाजार ले जाकर बेचना हम ननद भाभी का जिम्मा है। अगले दिन दोनों ननद भाभी अपनी सब्जियों को लेकर गांव के बाजार में आकर सब्जियां बेचना शुरू करती हैं। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, तोरई, भिंडी, लौकी, आलू, टिंडे, आओ आओ प्यारे प्यारे ग्राहकों और ले जाओ ननद भाभी की ताजी सब्जियां।
इतने में एक तगड़ा पुलिस वाला डंडा घुमाते हुए वहाँ आता है और नीलम को गंदी नजर से देखते हुए कहता है, तुमने बुलाया और हम चले आए रे, जाने हथेली पर ले आए रे। ये क्या बेशर्मी है, शर्म नहीं आती एक पुलिस वाले होकर सारे बाजार ऐसी छिछोरपंती करते हुए। संध्या के फटकारे जाने पर पुलिस वाला चिढ़कर अपनी वर्दी का रौब झाड़ते हुए संध्या को डंडे से मारता है। साली पुलिस वाली से बदतमीजी करती है, हाँ? किससे पूछकर तुम दोनों नंद भाभी ने इस बाजार में सब्जी लगाई? अरे पांडे नाम है मेरा, ये बाजार का एरिया मेरे अंडर में आता है। चलो अभी के अभी पूरे महीने का टैक्स भरो तो ही तुम इस बाजार में सब्जी लगा सकती हो, समझी? बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें 1 रुपए नहीं देंगे। गरीबों को लूटते तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर अचानक जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और पुलिस वाला उन्हें बाजार से भगा देता है, जिसके बाद ननद भाभी सब्जी लेकर घर चली आती हैं। भाभी, अब हम अपनी सब्जी कहाँ बेचेंगे, क्योंकि बिना टैक्स दिए वह लालची पुलिस वाला हमें बाजार में घुसने भी नहीं देगा। नीलम, मुझे पता है कि हमें क्या करना है। अगले दिन संध्या सब्जी बेचने के लिए एक मजबूत ठेली बनवाती है और दोनों ननद भाभी ठेले पर सब्जी सजाकर उसे बेचने दूसरे गांव चली जाती हैं। वो जगह मालवा गांव का बाजार था, जहां फल, दूध, राशन की बहुत सारी दुकान थी, मगर सब्जी बेचने वाले इक्के दुक्के लोग ही थे। भाभी, इस बाजार में तो बस 2 ही सब्जी बेचने वाले हैं, यहाँ हमारी सब्जी खूब बिकेगी। हाँ नीलम, तुम ठीक कह रही हो। फिर संध्या बिना वक्त गवाए ग्राहकों को आवाज लगाती है, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। अरे ओ बहन जी, ये तोरई क्या भाव दी? 30 रुपए किलो है भाई साहब। तो फिर 1 किलो तोल दीजिए और ये 2 किलो आलू भी। अरे बहन जी, ये भिंडी क्या भाव दिए? 20 रुपए किलो है भैया, एकदम कच्ची और ताजी भिंडी है, कितनी दूं? 1 किलो तौल दीजिए। नीलम और संध्या के ठेले पर ताजी हरी सब्जियां देखकर एक के बाद एक करके बाजार के सभी लोग उनसे सब्जी खरीदते हैं और कुछ ही देर में ग्राहकों में दोनों गरीब ननद भाभी के ताजे सब्जियों की लूट मच जाती है। अब कुछ ही दिनों में धीरे धीरे अपनी सब्जियों के ताजे होने और सस्ते भाव के कारण बाजार के सभी लोग उनसे ही सब्जियां खरीदते। मगर अब मानसून का महीना शुरू होने के साथ बारिश होना शुरू हो जाती है। हर रोज की तरह जब दोनों ननद भाभी सब्जी बेचने जा रही होती है, तभी चंदा कहती है, अरे ओ नीलम, संध्या जरा ठहरो तो, अरे गोभी कैसे बेच रही हो? 40 रुपए किलो है चंदा चाची। क्या बात है, गोभी तो एकदम ताजी है। 1 किलो कर दो और थोड़े आलू और प्याज भी कर देना, आज बारिश का मौसम हो रहा है, पकौड़े बनाऊंगी। चंदा को उन दोनों गरीब ननद भाभी से सब्जी खरीदता देखकर चंदा का पति पप्पू उससे कहता है, अरे ओ चंदा, खबरदार जो इन दोनों नंद भाभी से सब्जी खरीदा तो। अरे मगर गुड्डू के पापा, देखो तो ये दोनों कितनी ताजी और सस्ती सब्जी बेच रही हैं। ले लेने दो, वरना तुम तो बाजार से फिर से बासी सब्जी उठा लाओगे। मैंने कह दिया तो कह दिया, तू इनसे सब्जी नहीं खरीदेगी। और कमल तो शर्म बेच कर खा गया, जो बहन और लुगाई की कमाई खा रहा है। ससुरा इनसे सरे बाजार सब्जी बिचवा रहा है। समाज के ठूठे सोच के चलते अक्सर इंसान के लिए औरतों की जिंदगी बस घर की 4 दीवारी के भीतर दब कर रह जाती है। मगर दोनों ननद भाभी ने लोगों के दिए तानों के बाद भी सब्जी बेचना नहीं छोड़ा। उस दिन सुबह से लेकर शाम ढलने तक बारिश होती है। भाभी, सुबह से शाम हो गई मगर ये बारिश है कि बंद ही नहीं हो रही। और इतनी बारिश में बाजार में सब्जी खरीदने आएगा भी कौन? चलिए घर चलते हैं, माँ और भैया इंतजार कर रहे होंगे। फिर दोनों ननद भाभी अपनी सब्जियों का ठेला लेकर चली जाती हैं। मगर उस रात हर पल के साथ बारिश जैसे जिद्दी बच्चे की तरह तेज तूफान के साथ बरसती ही जा रही थी और लगातार 3 दिन बारिश होने के कारण पूरे गांव में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। सड़क, पुल सब बाढ़ में डूब जाता है और आंधी तूफान के कारण पेड़ खंबे भी गिर जाते हैं। ऐसे में हर गरीबों के घर में जो कुछ भी राशन पानी होता है वो बारिश में भीगकर बर्बाद हो जाता है। हे भगवान, पता नहीं इस बरसात को हम गरीबों से हमारा घर छीन कर क्या मिलता है। भाभी, आप देख रही हैं ना, बरसात और बाढ़ के कारण सभी के सिर से छत छिनती जा रही है और हमारा भी कच्चा घर ज्यादा देर तक इस बरसात का कहर नहीं झेल पाएगा। हमें जरूरत का सामान लेकर निकल जाना चाहिए, ये घर किसी भी वक्त ढह सकता है। ननद जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जिंदगी रही तो घर तो फिर बन जाएगा। इसके बाद संध्या और नीलम सारी सब्जियां और बचा खुचा राशन पानी ठेले पर लाद कर एक तरफ अपनी बीमार गरीब सास गोमती को भी बिठा लेती हैं और गांव का मंदिर, जो कि बहुत ऊंचे स्थान पर बना होता है, वहां लेकर आ जाती हैं। यहाँ तक कि गांव के लोगों को भी उस बाढ़ से बचाकर मंदिर में लाती हैं।
सभी के बारिश से भीगे हुए चेहरे पर ठंड की ठिठुरन और भूख की कशिश थी। संध्या भाभी, इन लोगों ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। एक काम करते हैं, बस ये थोड़ा कच्चा दलिया ही है, हम इसमें ये सारी सब्जी मिलाकर दलिया बना लेते हैं ताकि सभी खा सके। ये सुझाव ठीक है नीलम। फिर थोड़ी ही देर में गरीब ननद भाभी सब्जी वाला दलिया बनाकर गरीब लोगों की भूख मिटाती हैं। उस पल वहाँ उस पुलिस वाले का परिवार भी मौजूद था, क्योंकि गांव बाजार सब पिछले 3 दिनों से बरसात के कहर में जलमग्न जो था। तकरीबन 2 दिन बाद आसमान से बादल छट गए और बरसात का पानी भी घट गया। मगर बरसात के उस कहर में उन दोनों गरीब ननद भाभी ने लोगों के लिए जो किया था, उसने लोगों के मन से औरतों के लिए बनी दबी कुचली सोच की मैल को बारिश में साफ कर दिया। संध्या भाभी, नीलम बहन, अरे मुझे माफ कर देना। मैंने तुम दोनों को क्या कुछ नहीं कहा, मगर आज तुमने इस बरसात के कहर में हम गरीबों को जिंदा रखा है। तुम्हारा एहसान है हम पर। अरे सचमुच आप दोनों ने वो कर दिखाया है जो हम जैसे अच्छे अच्छे वर्दी वालों के बस की भी बात नहीं होती। अब आप गांव के बाजार में ही सब्जी बेच सकती हैं, वो भी बिना टैक्स दिए। उस दिन के बाद से पांडे गरीब ठेले वाले लाचार लोगों को लूटना छोड़कर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है। वहीं दोनों ननद भाभी बाजार में सस्ती सब्जी बेचकर अपनी पहचान बनाती हैं और साथ ही बाकी औरतों को भी बहुत कुछ कर जाने के हौसले और सोच से भरती हैं।